अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। यहां से बिल्कुल 1 किलोमीटर के फासले पर नेशनल प्रेस क्लब यानी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो रहनुमा हैं, उन्हें भी हम साबिक ही कह सकते हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, जो कि पार्टी कि इस मौक़िफ़ से और पार्टी का जो 9 मई का जो वाक़या है, जो कि एक अलमनाक अफसोसनाक वाक़या है और जो शोहदा की जिस तरह बेहुरमती की है, उससे न सिर्फ ला ताल्लुकी का उन्होंने इज़हार किया है बल्कि सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत की कोशिशों और काविशों का जिक्र भी करेंगे, क्योंकि अदम इस्तेहकाम हमें माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ाता है और इस माशी इस्तेहकाम के लिए जिन पैरामीटर्स का तयन किया गया है उस पर काम की सुस्त रवि एक बहुत बड़ी वजह और मौजब उसकी बनी है, जिसका वज़ीर आज़म ने K4 मनसूबे का संग बुनियाद रखते हुए भी बात की कि कुछ अजीम शान मनसूबे थे जिन्हें रोल बैक किया गया। सी पैक के हवाले से बात हुई, फेज़ 2 को रोका गया। उसके अलावा ML4 की बात करें और बलूचिस्तान जिसे ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत है, उन मनसूबों को भी सर्द खाने का शिकार किया गया। और आपने देखा कि 18 मई को वज़ीर आज़म पाक ईरान बॉर्डर गए और उन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ पशीन बॉर्डर मार्केट का भी इफ्तिताह किया और उसके साथ साथ उन्होंने 100 मेगावाट गबत पोलान बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह किया। पाकिस्तान को तेज़ी से माशी तरक्की की ज़रूरत है। अपने माशी अहदाफ के हुसूल के लिए जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब नज़र आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ सुकून आया है। और अब हम बैनुल अक़वामी सतह पर, क्योंकि हमेशा मैं ये बात करता हूँ अपने मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले ये बात ज़रूर करूँगा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट बैनुल अक़वामी होता है। यानी हमारे यहाँ किसी किस्म की शोरिश हो या अनरेस्ट हो या अनसर्टेनिटी हो, इसका इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट होता है। और बैनुल अक़वामी सतह पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी सोच विचार में मुब्तला थे, लेकिन हालात तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब और डॉक्टर फारूक साहब दोनों स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ आपने इंतज़ार किया क्योंकि आपको पता है नेशनल प्रेस क्लब में जो है आमद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पत्ते झड़ते जा रहे हैं, वो आप सब ने देखा। अजीम चौधरी साहब माशी में एक सेकंड सर प्लीज। इस आमद पर एक शेर है। जी जरूर जरूर। ऑफ द रिकॉर्ड जो सुनाया वही तो नहीं है? नहीं। अच्छा। आओ पतझड़ में कभी हाल हमारा देखो। वाह जी। आओ पतझड़ में कभी हाल हमारा देखो, खुश्क पत्तों के सुलगने का तमाशा देखो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो आपने तो क्या बात मैंने जोड़ दिया उसको। चौधरी साहब क्या हुक्म है? माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशें, काविशें। 18 मई को वज़ीर आज़म पाक ईरान बॉर्डर गए हैं। K4 मनसूबे को जो सर्द खाने में था उसका जो है संग बुनियाद रखा, उससे खिताब भी हुआ वज़ीर आज़म का। देखिए, हमारे यहाँ ये बदनसीबी रही है को हर कुछ अर्से के बाद पिछली हुकूमत के कामों को रोक दिया जाता है और नए काम शुरू करने के लिए न प्लानिंग होती है, न PC1 होता है, न पैसे होते हैं, और जो पिछले पैसे लग चुके होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तवील अरसे से चाइना के साथ हमारी जो पार्टनरशिप चल रही थी, अगर वो चलती रहती तो अब तक आधी की रेलवे लाइन बिछ चुकी होती। ML4 जी, जिसको बहुत ML1 या K4 ML1 उसको अगर चला दिया जाता, वो चल रही होती, उस पर काम हो रहा होता, तो यकीनन ट्रेनें और बोगियां भी इस दौरान तैयार हो चुकी होती या हो रही होती। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी रेलवेज की वर्कशॉप्स हैं उनमें काम हो सकता है, लोगों को मजदूरी मिल जाती, लोगों को तनख्वाहें भी मिलती, पेंशन भी मिलती, खुशहाली की तरफ लोग लौट जाते। उसको रोका गया और ये कहा गया कि हम मकान बनाएंगे और नौकरियां देंगे। ठीक है। तो लोगों की कब्रें तो बनती हमने देखी, मकान बनते हमें कहीं नजर नहीं आए। और नौकरियां जो देनी थी वो तो छीन ली गई, इसलिए कि IMF के साथ जो मुआहदा किया था उसे इनराफ कर दिया गया और उसके नतीजे में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इफरात ज़र बढ़ा
और कसाद बाजारी की सर वो सियासी बयान था चौधरी साहब, सियासी बयान देखे ना, ये जब और अजीम लोग यू टर्न लेते हैं सर। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी इलेक्शन कैंपेन में, या होने वाला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों के साथ वादा कर रहा हो, तो लोग उस पर यकीन करके उसको वोट देने को तैयार होते हैं। अदरवाइज मुझे क्यों नहीं वोट दे देते? इसलिए कि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब जिन साहब की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी का आलम यह कर दिया है कि डॉक्टर जो है वो ये रिपोर्ट पे कह रहे हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके इलाज की ज़रूरत है। उनके 3 तरह के इलाज की ज़रूरत है। एक जो उनको खुमार है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, उनकी पार्टी के जिस तरह पत्ते झड़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुकम्मल खजा आ चुकी है, बावजूद इसके कि अभी रिसेंटली बाहर गुजरी है। अब ये जो खजा है, ये जाने कितने पत्तों को दरख्त पर रहने देगी, या दरख्त जो है वो बिल्कुल पत्तों नहीं के चौधरी साहब, बगैर खड़े ये हो जो है जाएंगे। सिलसिला तो जारी है। ML1 के हवाले से भी अजीम चौधरी साहब, डॉक्टर साहब बता रहे थे, उस वक्त शेख रशीद साहब फरमाया करते थे, उनके इरशादात और फरमुदात जो है आज भी मीडिया की जीनत बने हुए हैं कि ML1 जो है वो बड़ी तेजी से, जो उनकी स्टेटमेंट थी, अगर आज के साथ उसका मुआवजना किया जाए, अब तक तो ये ट्रेन जो है वो कौन सी हवा की रफ्तार से थी और बिजली की कौन सी रफ्तार से थी, उसके हवाले से चलनी चाहिए थी। तो उनके जो इरशादात थे, वो तो आप ये भी कह रहे थे ना कि कुर्बानी के मौसम से पहले कुर्बानी। जी हाँ, किसकी? मुस्लिम लीग नून हाँ। की। किसकी? शहबाज शरीफ की, वगैरह वगैरह। वैसे आजकल कहाँ है सर हो किसकी गई? डॉक्टर साहब, कहाँ हैं? चौधरी साहब ने तो बताया होगा आपको। एक फिक्रा कहूँ, देखिए वो जिस वक्त मिनिस्टर थे और ML1 का साइन हुआ था, वो रेलवे मिनिस्टर थे। उसके बजाय अगर आप मिनिस्टर होते तो आप साइन करते। तो वो अपने घर में वो तस्वीर लगा के बार बार उसका बताना, ये पाकिस्तान में एक और साहब को भी शौक है कि वो अपनी तस्वीर की तरफ हाथ करके बताते हैं कि ये मैं हूं और मैंने ये किया। पाकिस्तान में हुकूमतें काम करती हैं। आप आ रहे हैं, आए भरने में आगे जा रहा आए हूँ, भरने। जा रहा हूँ। पाकिस्तान में हुकूमतें काम करती हैं, इफराद हुकूमत का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। शेख रशीद साहब अपने कद से बड़ी शख्सियत बनने की हमेशा कोशिश करते रहे, लेकिन सियासी तौर पर वो अभी, बावजूद इसके कि उनका बहुत तजर्बा है, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज की यूनियन से नहीं नहीं निकले। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद जो है ना, वो एक दफ़ा उन पे हकीकत पसंदी का गलबा हो गया और उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये आई थिंक बात होगी ये जो मुशर्रफ साहब की काबीना थे उसके बाद, जब ये वज़ीर इत्तलात थे। उन्होंने ये कहा कि मैं इसके बाद एक इलेक्शन लड़ूंगा, फिर रिटायर हो जाऊंगा और फिर बाद के बच्चों के लिए जगह खाली कर दूंगा। वो अपना वादा भूल गए और फिर हालात भी साजगार हो गए इमरान खान की बरकत से, और जो आप हमारे यहाँ खेल चला 2014 से 18 तक, उसमें उन्हें फिर जगह मिल गई। इस इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करूँगा, तो वो अल्लाह अल्लाह करना भूल गए और अब जो है वो सियासत में वापस आ गए, फिर वज़ीर दाखिला भी बने और पता नहीं क्या क्या बने। अब हालात ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें अल्लाह अल्लाह करने पे मजबूर कर दिया। वो कहीं बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार अल्लाह ऐसे कुल जान छुट्टे। तो जेल तो कह रहे हैं मेरा ससुराल था और जेल तो हथकड़ी जो है वो तो मेरा। तो जाए ना, फिर गए क्यों नहीं है? वो जिन लोगों ने जाते क्यों भागलपुर में जेल में देखा हुआ है, उनमें से किसी को किसी दिन बुला लें और पूछे वहाँ किस तरह रोया करते थे। ये जो लोग रो रहे हैं, ये उनकी तकलीफ। साहब एक तो आप पूरी सर्जरी कर देते हैं ना, आप तो पोस्टमार्टम कर देते हैं पूरा। अच्छा, 35 मरतबा शेख रशीद साहब जो है इस मुल्क के वजीर रह चुके हैं। ये कौन से मुल्क में रहे हैं, मतलब 35 मरतबा? यहाँ तो कोई बंदा मेरे ख्याल में 35 मरतबा तो नहीं वजीर रहा होगा। 35 मरतबा कैसे होता है? भी जैसे इमरान खान की एक अपनी सल्तनत है और उस सल्तनत में वो बिला शिरकत गैरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े लीडर, दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद इंसान, तो शेख रशीद का मर्तबा को कम है इमरान खान से? बिल्कुल कम नहीं है। हालांकि उनके पाया तख्त का मुकदमा अदालत में चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा सर, इस वक्त जो माशी हालात हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, माशी अहदाफ के हुसूल के लिए जो हुकूमत अब तक कोशिशें कर रही है
क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आया है, उस गैप को फिल करना है और हमने आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तवीलुल मुद्दती मंसूबा, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी पार्लिमानी साल उसका पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसकी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे। देखें, ये अभी इस मौजू पर चौधरी साहब ने इज़हार ख्याल किया और हम ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, और यही बात, उनकी बात को ज़रा आगे बढ़ाऊंगा कि जब 2013 में गवर्नमेंट बनी और 2014 तक किसी न किसी तरह साजिशों के अंबार के बावजूद पहुंच गई, इसलिए कि मुल्क में फसाद बरपा था 2014 से और नहीं चलने दिया, और आपकी वो इकोनॉमी को 6 तक ले गए, है ना, और जीडीपी 5.8 तक ले गए। तो ये काम हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस मुल्क में मार धाड़ शुरू कर दी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी उसको भी आपने छेड़छाड़ करके तबाह कर दिया, और जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के असबाब थे, मिसाल के तौर पे आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही थी चाइना से, आपके यहाँ और जगहों से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपके बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे दोस्त ममालिक के साथ, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। मुझे याद है बहुत सारे कंपनियाँ आई थी तुर्की से, वफूद आते रहे, यहाँ पे पूरा एक कॉन्फ्रेंस हुई इस हवाले से। बिल्कुल, और उन्होंने आके यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया। वो सारा तलपट कर दिया गया। इसका बुनियादी मामला क्या था? मामला ये था कि हमें पसंद नहीं होते बाज़ चेहरे, और जब बाज़ चेहरे पसंद नहीं होते तो हम उनका सफ़ा लपेट देते हैं। जब हम उनका सफ़ा लपेट देते हैं और इमरान खान जैसे चेहरों को ले आते हैं, तो उसके नतीजे में हम ये नहीं चाहते कि अगर किसी की माजी में तख्ती लगी हुई हो तो वो तख्ती भी बरकरार रहे, और वो न सिर्फ तख्ती ना रहे बल्कि वो तख्ती की जो वजह है, जो मंसूबा है, वो भी न रहे, जिसकी तरफ चौधरी साहब ने आपको इशारा किया। तो मतलब ये है कि जब तक आप सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं होने देंगे, उस वक्त तक आपके यहाँ मामलात सीधे नहीं होंगे। अच्छा, एक और वजह भी सबक है इसका। डॉक्टर साहब, इसका एक और इस पे बड़ी बात भी हो रही है, सहाफती हलकों में बात हो रही है, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नाकिदीन तो कहते ही रहते हैं, वो तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह की हाइब्रिड रिजीम बनाने वाले, जो एक मुल्क को, आज हम जिस क्राइसिस का शिकार हैं, 300 हमारा जो है मार्केट में आप देखिए डॉलर पहुंच गया, मतलब फ्यूल जो है वो डबल फिगर्स में चला गया, मतलब माशी तौर पर हमारा अभी चले शुक्र है करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हमारा काफी बेहतर हुआ है, सर्कुलर डेट में भी कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी बेखनी जरूरी है? अगर ऐसा ना हुआ तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, ये तो फिर आने वाले फिर कुछ सालों में इसी तरह रिजीम चेंज हो जाती है, हाइब्रिड रिजीम। ये जो क्राइसिस है हमारा, जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान के गरीब अवाम और जो दरमियाना तबका है वो जिस दबाव से गुजर रहा है, ये आपको, यानी आपको और मुझे ही अंदाज़ा हो सकता है, चौधरी साहब को शायद नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो मत पूरा करें सर, आप ये पूरा करें, नहीं तो ये चौधरी साहब जो है ना आपको नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये जिस दबाव से, जिस प्रेशर से हम गुजर रहे हैं, ये प्रेशर हमें क्या सबक देता है? ये सबक हमें यही देता है कि आइंदा हम इस किस्म की हिमाकतें न करें और इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम की राय के मुताबिक चलने दें, और जब कोई चीज़ तय हो जाए पाकिस्तान की मईशत के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए, तो उसमें छेड़छाड़ ना करें, और अगर आप करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा जाहिर है कि मुतासर तो आवाम हो गई, लेकिन उसकी नतीजे में आपकी मईशत बैठ जाएगी, और मईशत के बैठने के साथ आपकी 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी तौर पे मुतासर होगी। अब ये ज़ल्म खलील जज़्बात जैसे लोग हैं मुझे पता है आप क्या कहना चाहते थे, सेंसर हो जा रहे हैं उसमें। ये आपकी किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? हाँ। आपके आइन को टारगेट कर रहे हैं, आपके डिफेंस को टारगेट कर रहे हैं, आपके आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं, वो आपके एटमी प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। और यही मंसूबा था, इसी मंसूबे के तहत आप पता नहीं क्या चाहते थे, क्या तब्दीली चाहते थे, लेकिन जो तब्दीली आई उसका अपना एक एजेंडा था। उस एजेंडे के तहत उसने आपके आइन को भी तबाह कर देना था, उसने आपके एटमी प्रोग्राम, आपके डिफेंस को भी तबाह कर देना था, और आपके इस मुल्क के अंदर जो
कॉमनैलिटीज हैं। अच्छा, और जो मैं pride की मैं चीजें डॉक्टर साहब हैं। आप दोनों से, बल्कि अजीम चौधरी साहब से भी और आपसे भी, क्योंकि मैं इस पे बारहा सोशल मीडिया पे भी बात करता रहता हूं, अक्सर मौका वहां पे भी मिलता है, तो सब ये हम लोगों को क्यों नहीं बता पाए कि ये हाइब्रिड वार और आपकी साइकोलॉजिकल वार जो है, ये डिजिटल वार जिसको हम कहते हैं, कि उसकी जद में है पाकिस्तान, और उसका भरपूर इस्तेमाल सोशल मीडिया पे आपने देखा कि बदकिस्मती से हमारे ही लोग, वो जो इंडियन मिसाल के तौर पर वो अर्नब गोबर स्वामी साहब जैसे लोग, वो मेजर गुराया जैसे लोग, वो जो फजूलियात पाकिस्तान के लिए बक रहे हैं, वो अपने पेज पर उसको लगा लगा के खुश हो रहे हैं। तो नहीं लगता आपको कि हमें कौम को ये बताना चाहिए कि ये डिजिटल वारफेयर और ये जो साइकोलॉजिकल वारफेयर या ये जो हाइब्रिड वारफेयर है, ये जद में पाकिस्तान। एक जुमला इस पे कहना चाहता हूँ, सॉरी जी जी साहब, कोई बात नहीं, देखिए, इन्होंने ये 2 जो- दफा किया है ये ऐसा। जो ये जो 5th जनरेशन वार है ना, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो अपने पेज पे लगाते हैं दुश्मन की बात, दरअसल इन लोगों ने 5th जनरेशन वार पाकिस्तान और उसके अवाम के खिलाफ खुद लड़ी है, और इसका बेस उन्होंने पाकिस्तान को रखा है। जी चौधरी साहब, पहले कुछ और बात कर लूं, फिर आपके सवाल। जल्दी आना है सर, इस पे टाइम कम है। पहले वो वाली जो बात बात मैं करना चाहता हूं वो ज्यादा जरूरी चलें है। करें। कल प्राइम मिनिस्टर कराची थे। कराची के जितने कंसिडरेबल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने टेक्सटाइल एक्सपो में भी वो किया। पाकिस्तान में इस दफ़ा कपास की फसल के बारे में ये राय रखी जा रही है कि गन्ने की बजाय कपास ज़्यादा पैदा होगी, और हमारी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो बूम मिला था कोरोना के दिनों में, उसको हम रीअचीव करने की कोशिश करें। ठीक है। उसके लिए सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है, उसके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिस तरह पहले बूम पे चलती थी, उस बूम को वापस चली जाए। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उसके नतीजे में हमें ज़र मुबादला मिलेगा। बिल्कुल, हमारे ऊपर जो दबाव है वो कम होगा, और पाकिस्तान में रोज़गार या फैसलाबाद में या कराची में जितना टेक्सटाइल के हवाले से है, इतना किसी और शहर में नहीं है, और लोग यहाँ दिल जमी के साथ काम करते हैं। इसकी ज़रूरत थी, ये किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि चौधरी साहब, मैं तो अपने प्रोड्यूसर से और अपनी टीम से भी ये बात करूंगा कि इस हवाले से हमें पूरा काम करना चाहिए कि हम इस हवाले से टेक्सटाइल में बहुत सारी ऐसी आप मेरा फैक्ट्रियां जो वक्त बंद ले पड़ी रहे हैं। हैं, जी फिर आप कहेंगे बात कम करें। हाँ, तो आप बहुत स्लो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जा पाएंगे। कैरी ऑन। बात तो कर रहे हैं। जी, दूसरा मामला ये है कि हमारा बजट 9 तारीख को पेश होगा, 9 जून को। हमें उसकी तैयारी करनी है, और हमें ये बताना है कौम को कि हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अपनी कौम को देने के लिए तैयार हैं, और कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिन पर हम बवजू काबू नहीं पा सके। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने अमरीकी हुकाम के साथ भी मुलाकात की, और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात तय पा जाए। हतमी नतीजे पे पहुंच जाएं, ताकि हम चीज़ों को शेयर कर सकें, और हमारे बजट के लिए जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। हमारे यहाँ खसारे का बजट आएगा, और खसारे का बजट आने का मतलब ये है कि हुकूमत को अपने वसाइल जो हैं वो कहीं और से जनरेट करने होंगे। बिल्कुल, और उनको जनरेट करने के लिए इन हालात में मासवा इसके कि हमारी क्रेडिबिलिटी मौजूद हो और लोग पैसे दें, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ठीक है। हमें अपनी ज़राअत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़रूरत होगी, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक हमारा लोकल इन्वेस्टर लोकली इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करेगा, बिल्कुल, बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा, और जब तक बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा, फॉरेन फंडिंग भी नहीं आएगी और फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं आएगा। ठीक है। हमें इन चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। बाकी रह गया आपका सवाल, उसका मुख्तसर जवाब यह है कि आप एक 70 साल के आदमी से ही तवक्को करते हैं कि वो काम जो 5 साल की उम्र में बच्चा सीख सकता है, मैं उसको 70 साल की उम्र में सीख सकता हूँ? मैं नहीं सीख सकता। आप नौजवान हैं, ये नौजवानों का काम है। और आपने हाथ यूं भी किया सर। वो तो जवान है ना। हाँ, जवान है। अच्छा अच्छा, वो तो जवान है। मैं आपको आपने नौजवान तो तस्लीम कर लिया सर। तो मैं तो तस्लीम नहीं बूढ़ा किया आदमी जाता हूँ, था मैं सर। तो बूढ़ा आदमी हूँ, पीर मगाऊं। हाँ। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे रहने दें। वो लोग जो इस काम को जानते हैं उनको इकट्ठा करें और उनसे कहें बच्चों को ट्रेनिंग दें। और इस्लामाबाद में तो PhD, MPhil, MS की भी बच्चियां जो हैं उनको बेरोजगार किया हुआ जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी उन पर करने वाले हैं।
कि उनको दोबारा तनख्वाहें दी जाएं। तो जब हम लोगों को जो ये काम जानते हैं उनसे काम नहीं लेंगे, ठीक है। तो मुझसे तो सुई धागे का काम आप ले वैसे सकते हैं। आपने जो बात की वो है भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी है कि माशरे का हर फर्द जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सोशल मीडिया के हवाले से डॉक्टर साहब मैंने कई मतलब आपके साथ भी बहुत सारी चीजें शेयर की हैं, तो जवान और नौजवान ही मिल जाते हैं ना। तो चले जवान और नौजवान दोनों को करके ये बताएं किस तरह हम इसे काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो अकाउंट्स हैं वो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट हो रहे हैं, और FIA इस हवाले से कुछ मुतारिक भी हुई है। तो बस फिर तो वो अपना काम कर लेगी। लेकिन मैं आपसे जो गली कूचे में हम बात करते हैं, कभी गाड़ी में बैठ के टैक्सी में ड्राइवर से बात कर ली, सब्ज़ी लेने गए किसी से आपने बात कर ली, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल और वो दलदलें जिनमें हम धंस चुके हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आम आदमी के पास वो दुरुस्त नहीं है। वो उसी वार गेम का हिस्सा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उससे आदमी को, यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को वो दुरुस्त हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है जो असल में हमारा चैलेंज है, और वो ख़तरात बताने की ज़रूरत है जिनकी वजह से ये जो ख़दशात और चैलेंजेस हैं ये मज़ीद ख़तरनाक और मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी हमें दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तौर पे जो कर सकता है करे और कर भी रहा है, लेकिन इसके अलावा भी ये एक कौमी फरीज़ा है, इसमें आपका जो रेगुलर मीडिया है उसको भी हिस्सा लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बल्कि स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है जिसके तहत इस सारे मनफी प्रोपेगेंडे को जवाब दिया जाए। और जो एक प्रोपेगेंडे की जो साइंस है वो ये कहती है कि आप यानी रिटेलिएट ना करें, आप उन्हें काउंटर करें, उन पर अटैक करें और उनको बेनकाब करें और बताएं कि वो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक अगर ये कोई ऐसी हिकमत अमली है भी तो वो इतनी मुअस्सर नहीं है। हमें उस तरफ जाना है, और जैसे चौधरी साहब ने फरमाया हमारे यहाँ काबिल बच्चों की जो इस टेक्नोलॉजी में, यकीनन मैं भी पीछे हूँ ना चौधरी साहब के। मान लिया आपने, मान लिया मैं उनके पीछे हूँ, तुम भी आ जाओगे। अच्छा तो वो जो बच्चे इसको जानते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान का दर्द भी रखते हैं, वो चीज़ों को करना भी चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये जो गलतफहमियों के समंदर में कौम तैर रही है उससे निकालने की बहुत अशद ज़रूरत है। जवानों को पीरों का उस्ताद कर दें। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है, उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि मैंने मुतादिद शोज़ किए जिसमें हाइब्रिड वार, सेकंड और थर्ड जनरेशन वारफेयर में तो हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेज़ी, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारी अफवाज को एंगेज किया गया। लेकिन ये जो डिजिटल वारफेयर है, यह हाइब्रिड वारफेयर है, इसमें मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ और उन्हें एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक मरतबा, बहुत कुछ देखते हैं, आप चेक करते रहते हैं, गूगल में भी जाते हैं, तो एक दफ़ा ज़रा हाइब्रिड वार को भी चेक करें कि फॉल्ट लाइन्स क्या होती हैं, उस पर हमला कैसे किया जाता है, अफवाज और अवाम के दरमियान नफरतें कैसे पैदा करने की कोशिश की जाती है, अनारकी कैसे पैदा की जाती है, डिसइंफॉर्मेशन कैसे फैलाई जाती है। उसके लिए जो चुनाव और इंतखाब होता है हमारे ही बदकिस्मती से, जैसे आप किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं, आप किसी को साइकोलॉजिकल प्रेशराइज कर देते हैं। अगर आप उसकी स्टडी करें तो आज के हालात की आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। और खुदारा सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा होता है उसकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत सारे सवालात होते हैं, उस पर यकीन ना करें, उस पे कान न धरें। और एक दफा अगर आप इतना कुछ सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं तो एक दफा हाइब्रिड वॉर पर भी, और मैं अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के चैलेंजेस से भी नबरद आजमा है, वो पाकिस्तान के अंदर अनारकी और इंतशार को भी रोकने में पेश है, और वो बैक वक्त इस हाइब्रिड वॉर्स का भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारी अफवाज का या हमारे इंटेलिजेंसिया का फर्ज नहीं है, बल्कि ये भी हमारे भी फराइज में शामिल है कि हम उसे भरपूर अंदाज से काउंटर करें। और जो 9 मई के वाकयात हैं, इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और हमारे कुछ नौजवानों को इश्तियाल दिलाया गया, और कुछ अशखास ऐसे आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम उनके गिर्द कानून का घेरा तंग हो सकता है, उस पर कुछ गैर मामूली फैसलों का वक्त आ गया है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में
आपको बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे जो इस 9 मई के वाकयात में मुलविस पाए गए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।